डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। तो शुरू करें इस पोइम को। देखिए, ये पोइम है एक रॉबर्ट फ्रस्ट जो राइटर है वह इसमें एक इंस्पायरेशन बता रहा है एक तरह से कि एक कौवा था जो बैठा हुआ था और किसी पेड़ के ऊपर हेमलॉक ट्री का इसमें वर्णन किया गया है और उसने डाली को हिलाया और कुछ बर्फ जो है वो उसके सिर पर गिरी, इससे उसका मन बदल गया। तो देखते हैं पोएम में क्या है आज। द वे का मतलब यहाँ पर एक बार हम वर्ड मीनिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। द वे का मतलब होता है दैट सिचुएशन, उस स्थिति में जिस स्थिति में कौवा वहां पर बैठा हुआ था। शो डाउन का मतलब होता है हिलाकर नीचे गिरा दी, यानी कि कुछ बर्फ थी उस पेड़ की डाली पर, उसको गिराया, नीचे हिलाकर नीचे गिरा दी। स्नो का मतलब होता है स्नो पार्टिकल्स, यानी बर्फ के कुछ टुकड़े, कुछ कण जो उस पर जमे हुए थे। हेमलॉक ट्री अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, एक जहरीला पेड़ जिसमें सफेद रंग के फूल आते हैं। मूड का मतलब यहाँ पर माइंड, मन। मन अगर हम साइंटिफिक बात करें तो मन नहीं होता, माइंड होता है हमारा। तो मूड का मीनिंग यहाँ पर माइंड है। और र्यूड यानी हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पश्चाताप में उसने पश्चाताप किया। तो देखिए हम पोइम पढ़ते हैं। द वे अ क्रो, उस स्थिति में एक कौवे ने शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री के ऊपर उसकी डाल पर जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल किसके? स्नो के, या स्नो पार्टिकल जो थे वो कौवे ने उस डाली को हिलाया और कुछ बर्फ के टुकड़े लेखक के ऊपर गिरे। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो पोइट है वाज स्टैंडिंग और सिटिंग अंडर अ ट्री। एक बात यहां पर क्लियर हो रही है कि जो राइटर है वो या तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है या पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये हेमलॉक जो ट्री है आपका, ये हेमलॉक ट्री किसी फॉरेन कंट्री का ट्री है, क्योंकि वहीं पेड़ों पर बर्फ जमती है। तो मोस्टली रॉबर्ट फ्रस्ट की ये पोएम है और ये अमेरिकन राइटर हैं और इसलिए वर्णन है। देखो, द वे अ क्रो, उस स्थिति में एक कौवे ने शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक पेड़ से, हेमलॉक ट्री से स्नो, बर्फ के कुछ पार्टिकल्स जो पेड़ पर थे उसको हिलाया, डाली को हिलाया और कुछ पार्टिकल्स नीचे गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट, और इससे मेरे हृदय में अ चेंज, बदलाव आया, ऑफ मूड, और उससे मेरा मन बदल गया। देखो, पोएम का जो होता है वो मीनिंग सेंस लगता है, ठीक है। तो एक कौवे ने डाली को हिलाया, हेमलॉक ट्री की डाली को हिलाया और कुछ जो बर्फ के पार्टिकल्स थे वो लेखक के ऊपर गिरे। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और इससे उसके हृदय में परिवर्तन हुआ जिससे उसका मन बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, और मैंने आई हैड रूड, जो जिस बात पर मैंने पछतावा किया, जो दिन मेरा बेकार हो गया, जो समय मेरा व्यतीत हो गया, उस आगे आने वाले समय को सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड, जो मेरा बीत चुका था वो तो चला गया, लेकिन अब आने वाले समय के लिए मैंने उसे बचाकर रख लिया। तो पॉइंट यहां पर यही कहना चाह रहा है। तो ये दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम सिंपल। ये पोएम जो है एक मोमेंट प्रस्तुत करती है जो सिंपल तो है बट ए लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो महत्व है वो लार्जर है, बहुत अधिक ज्यादा है, ठीक है। और इसने जो आपको ये जो क्रो लिया है एक तरह से सिंबॉलिकली यूज किया है, क्योंकि सिंबल कौवे को लिया है और सिंबल इसमें ट्री को भी लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें सिंबल के लिए, एक तो क्रो है आपके पास कौवा, और एक यहाँ पर इसमें हेमलॉक ट्री है आपका। इनके माध्यम से ही कवि के जो दिन निकले थे जिस पर वो पछता रहा था, अब
जैसे ही चीज उसके ऊपर गिरी उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बिल्कुल ठीक प्रकार आगे अपने समय के लिए सजग रह गया। तो इस पोएम में यही हो सकता है कि अ स्मॉल थिंग और सिचुएशन हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। एक छोटी से छोटी वस्तु या छोटी से छोटी जो परिस्थिति होती है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो चीज बदल जाती है। तो आज हमने पोएम पढ़ी, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये पोएम आपकी कैसी थी। ओके।